नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अमित झा और इस वक्त मैं बिहार में हूं। बिहार में पिछले 7-8 दिनों से हूं। छठ पूजा के अवसर पर घर आया था, अपने गांव आया था। और आप सबको जैसे मालूम है कि बिहार में राजनीतिक उठापटक चल रही है, क्योंकि चुनाव है, विधानसभा चुनाव है। और यहाँ पे राजनीतिक पार्टियां, प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब तो खून खराबे भी होने लगे हैं, मर्डर, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बट इन सब के बीच, चूंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूं, तो मेरी नज़र सीधा जाती है जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं और इस चुनाव में प्रत्याशी हैं। मैंने पहले भी कहा था, इस चुनाव पे मैंने एक बार लाइव में भी कहा था कि चुनाव प्रत्याशी जो हमारे फील्ड से हैं, चाहे वो गीतकार हों, चाहे वो संगीतकार हों, चाहे वो एक्टर हों, चाहे वो गायक हों, सच ये है, जब मैंने जो महसूस किया है, अभी जितने लोग खड़े हैं लगभग सब बिल्कुल जीरो हैं राजनीति में और बिल्कुल जीरो हैं अपनी समझ में, क्योंकि वो बस इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले बात करता हूं मैं खेसारी लाल यादव की। खेसारी लाल यादव आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले उनकी पत्नी आरजेडी से चुनाव लड़ने वाली थी, बट कुछ ऐसा घालमेल हुआ, पता नहीं क्या गड़बड़ी हुई, अब वो चुनाव मैदान में। जैसे ही उनको आरजेडी अपना प्रत्याशी बनाता है, उनके अंदर का कलाकार खत्म हो जाता है और कलाकार की जगह पर आ जाता है जात। जात क्यों आ जाता है? क्योंकि बिहार की राजनीति बिना जात के होती ही नहीं है। यहां तो जाति चाहिए ही चाहिए। बिना जाति के आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते। आपके ऊपर एक ब्रांड होगा जाति का, और ये जो ब्रांड है जाति का, वो है यादव। क्योंकि उनका खेसारी लाल यादव मतलब शत्रुघ्न यादव, तो ये उनका यादव जो है वो अचानक से उस यादव के जुड़ते ही, अचानक से आरजेडी के जुड़ते ही हमारे इंडस्ट्री के यादव लोग भी बहुत तेजी से उनके समर्थन में आए, सिवाय एक को छोड़ के दिनेश लाल यादव, क्योंकि वो पहले से ही बीजेपी में। और भी हो सकते हैं लोग विरोध में हो उनके। बट यहां पे जो राजनीति हुई, यहां पे जो बात हुई, उसमें सीधे अचानक से एक कलाकार, जो तथाकथित कलाकार है मेरे हिसाब से, गायक, नो डाउट आप स्टार हो गए होंगे, बहुत लोग आपके आगे पीछे घूमते होंगे, लेकिन जैसे ही आप राजनीति में आते हैं, आप सबसे पहले क्या कहते हैं? सबसे पहले कहते हैं कि मैं राम मंदिर को मानता ही नहीं, इस बात को लेकर, क्योंकि वहां पे हॉस्पिटल बन जाना चाहिए, वहां पे शिक्षा का केंद्र बन जाना चाहिए। क्या शिक्षा का जगह, क्या स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल अलग नहीं बन सकते थे? क्या राम मंदिर पे ही सवाल करना जरूरी था, या राम को ही जोड़ना जरूरी था? हाँ, आपके लिए जरूरी था, क्योंकि आपको राजनीति करनी थी, आपको अपनी पार्टी आरजेडी के लिए यह बात कहनी थी। अजीब मूर्ख आदमी हैं आप। एक तरफ आप कहते हैं कि मैं विकास के लिए जुड़ा हूं, आप बोलते हैं कि मेरे भाई हैं यहां के तेजस्वी प्रसाद जी, जो आरजेडी अध्यक्ष, लेकिन आरजेडी के सब करता धरता सब कुछ, वो आपके भाई हैं। कब हुए भाई भाई आपके? जब आप स्टार बने, जब आप फुटपाथ पे सो रहे थे, तब भाई थे क्या वो आपके? क्या किया था उन्होंने आपके लिए? कहीं से कोई कैसेट रिलीज कर दिया था आपके लिए? नहीं किया था। क्या किया था उन्होंने? उस वक्त वो बंदूक और गोलियां चलवा रहे थे, जब आप अपना कैसेट लेकर किसी दुकान भटक रहे थे और कहीं सो करके, किसी फुटपाथ पर सो करके अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहे थे। अचानक से वो भाई हुए क्योंकि आप आरजेडी में आ गए। फिर क्या हुआ? फिर आपने राम मंदिर पे सवाल कर दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर आपने रवि किशन पे सवाल कर दिए, मनोज तिवारी पे सवाल कर दिए, और उनके बारे में आप कहते हैं कि उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए क्या किया है। ये तो मैं सालों से कह रहा हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए उन्होंने ये किया है कि सबने अपना अपना घर बनाया है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते। आप इसलिए ये नहीं कह सकते महाशय, क्योंकि उनकी बनाई उस नींव पर ही, मैं फिर से कहना चाहता हूं, क्योंकि ये मैं
अलग से एक कट काटूंगा आपको डालने के लिए। खेसारी लाल यादव जी, रवि किशन और मनोज तिवारी के बनाए हुए समतल भूमि पर, भोजपुरी इंडस्ट्री की भूमि पर ही आपने आकर अपनी जिंदगी की शुरुआत की। नहीं तो आपको कोई पूछता नहीं, आपको कोई जानता नहीं, इस बात को आप मान लीजिए। 2002 से पहले जो भोजपुरी इंडस्ट्री मर चुकी थी, उसे जिंदा करने के लिए चाहे वो जिस तरीके से उन्होंने किया, चाहे उस पर अश्लीलता के आरोप लगते रहे हों, लेकिन आपने उसी उगाई हुई भूमि पे आकर अपने पौधे लगाए, अपनी एक्टिंग, अपने गाने और अश्लीलता के पराकाष्ठा को पहुंचाने वाले फिल्मों के साथ आपने काम किया। और आज कहते हैं कि उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने यह किया कि उनके बदौलत आप आज भोजपुरी इंडस्ट्री में खड़े हैं और बड़े दावे से सीना तान कर कह रहे हैं कि उन लोगों ने कुछ नहीं किया। अब आते हैं दूसरी बात। देखिए, मैं बहुत खुलकर बोलूंगा, आपको लगेगा कि सीधा आरोप प्रत्यारोप की बात हो रही है। आप राजनीति में आए हैं तो वो होगा ही। आपको आपके ऊपर इल्जाम लगेंगे ही, आपके ऊपर छिटाकशी होगी ही। मैं उन चीजों से थोड़ा सा दूर, आप जिस विकास के लिए आए हैं, आप जिस के लिए कहते हैं कि मैं जुड़ा हूं आरजेडी से, उस आरजेडी ने विकास ये किया है कि पूरी इंडस्ट्री, जिसको उन्होंने 1-4 आने का भी सपोर्ट नहीं किया है, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री आज से नहीं है। ये कब शुरू हुआ? ये तब शुरू हुआ जब एनडीए की गवर्नमेंट है। हमारे यहां अब सब्सिडी की बात हो रही है, तो क्यों नहीं ये 20 साल पहले आपके आरजेडी ने किया? नहीं कर पाए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी के विशेष बात पर नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप राजनीति करते करते अपनी सीमाएं, अपना दायरा मत भूलें। ऐसा ना हो कि, भगवान करे कि आप जीत जाएं, पर ऐसा ना हो कि कल को जब आप हार जाएं तो आपके लिए ना यहां की स्थिति अच्छी रहे, न राजनीतिक स्थिति अच्छी रहे। तो अच्छी बात यह होगी, ये मेरी राय है, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन मेरी राय है, आप शुद्ध विशुद्ध राजनीति करिए। पार्टी तो आपने गलत पकड़ी है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, लेकिन हो सकता है बहुत सारे बुरे पार्टियों में भी अच्छे लोग होते हैं, तो आप हो सकता है अच्छा करें। पहली बात। अब आते हैं दूसरी तरफ। मैथिली ठाकुर बीजेपी से खड़ी है। क्यों खड़ी है भाई बीजेपी से? क्या किया उन्होंने राजनीति में? क्या किया उन्होंने अपने समाज के लिए? जब उन पर इल्जाम लगता है कि 5 लाख रुपए के लिए आपने अपने ही गांव, अपने ही क्षेत्र में कोई प्रोग्राम नहीं किया था एक समय, और बोला था कि मैं तो 5 लाख से कम नहीं लेती हूं, और वो भी तो अभी आप इंटरव्यू में कह रही हैं वो तो 5 साल पुरानी बात है, अभी तो और ज्यादा लेती हूं। राजनीति में आई हैं, आपको फ्री में करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप जो कलाकार के रूप में कर रही हैं और जो चल रहा है वो आप करती रहती, आप पे कोई सवाल नहीं करता। आप 5 लाख मांग रहे हो, 2 लाख मांग रहे हो, आप बीजेपी की कैंडिडेट हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कह पाए कि मैंने बहुत कुछ किया है। आपने तो कुछ नहीं किया है। पहले तो बीजेपी ने ही गलती की है कि आपको टिकट दिया है। बीजेपी की यह गलती है कि उन्होंने मैथिली ठाकुर को टिकट दिया है। मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं। अब क्या है? अब यह है कि आप अगर चुनाव मैदान में हैं, आपकी उम्र उतनी समझदार रूप में तो आई नहीं है कि आप बहुत समझदारी की बात कर सकें, लेकिन आप कम से कम जब किसी को इंटरव्यू दें तो ये क्लियर करें कि मैं राजनीति में जीरो थी, मुझे रुचि होगी शायद, मेरे नाम को, मेरे फॉलोअर्स को देखकर बीजेपी ने मुझे टिकट दे दिया, लेकिन अब स्थिति यह है कि आपके वो फॉलोअर्स आपके वोट में बदलेंगे नहीं। तो ये स्थितियां यह है कि ये कलाकार हो, मैथिली ठाकुर, केशलाल यादव, इन दोनों की राजनीति हो सकता है दोनों जीत जाएं, हो सकता है दोनों हार जाएं, लेकिन राजनीति में आप दोनों अपरिपक्व हैं, ये बात आप जान जाएं। अब आते हैं तीसरी तरफ। मुझे अभी तक
प्रशांत किशोर की पार्टी से खड़े रितेश पांडे सबसे समझदार लगे हैं इन कलाकारों, इन लोगों के बीच में। क्यों लगे हैं सबसे समझदार? क्योंकि उनके बयान बहुत ज्यादा बेकार नहीं रहे हैं। शुरुआत में उन्होंने कुछ ऐसी बातें की कि मुझे हंसी आई। जब शुरुआत में उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में कहा कि जब उनके ऊपर सवाल किया गया कि लंदन से लौंडिया लाएंगे, ये गाने गाने वाले आप समाज को बदलने चले हैं, तब आपने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा ने तो रेप सीन किए हैं, लेकिन वो तो राजनीति में है। अब ये आपकी मूर्खता भरी बातें थी। आपको ये समझ में नहीं आ रही है कि जनमानस में कितने करीब पहुंच जाता है कोई गाना। हर चौक, हर चौराहे, हर गली, हर मोहल्ला में आपके गाने बजते हैं जो प्रभावित करता है समाज को। सिनेमा वहां तक नहीं पहुंचता। ये समझना पड़ेगा आपको। अगर ये आप कलाकार होकर नहीं समझ सकते हैं तो फिर ये आपकी मूर्खता है, और फिर वो मूर्खता भरी बातें हैं, फिर वो आपका मूर्खता भरा बयान था। लेकिन शायद उसके बाद आपने कोशिश की है उस चीज को रिकवर करने की। और अब स्थिति क्या है? क्या आप जीत रहे हैं? क्या आप हार रहे हैं? क्या आप चुनावी मैदान में सामने वाले के पक्ष में, विपक्ष में अच्छी तरीके से अपने आप को मजबूती से रख रहे हैं? अगर हां तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे वहां भी थोड़ी कमजोरियां दिख रही हैं। तो इन सब के बीच चौथा नाम आता है विनय बिहारी का, जो 2 बार शायद विधायक भी रह चुके हैं। और सबसे गूढ़ खेल वो खेल रहे हैं क्योंकि इन सब के बीच में वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीति में इन पिछले 10 सालों में रम चुके हैं। पर जब आप सांस्कृतिक मंत्री थे तो आपने क्या किया? फिल्म सिटी के बारे में बात बिहार में जो हो रही है आज, वो आपको करना चाहिए था, क्योंकि आप तो फिल्मी दुनिया से जुड़े थे, आप तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे। लेकिन नहीं, आपने बहुत अच्छे गाने लिखे हैं, तो बहुत सारे अश्लील, बकवास, बवंडर गाने लिखे हैं। तो मैं गानों पे नहीं जाऊंगा, आपके राजनीतिक करियर पे आता हूं। आपके राजनीतिक करियर में जो आपने चुने हैं अपने पार्टी के बारे में, और आपने अपने, चूंकि आप इंडस्ट्री से हैं तो उसको समझना जरूरी है कि आपको चाहिए था जब आप सांस्कृतिक मंत्री बने थे तो आप वो शुरुआत करें। बट आज आपने क्या किया है? आपके वही पुराने राग हैं, वही पुरानी बातें हैं। बस आप अपने क्षेत्र को क्या कहूं मैं, बस आप अपनी सीट को बचाने के लिए अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, और शायद वो सीट बच जाएगा क्योंकि वहां बीजेपी के इसका एनडीए की अच्छी पकड़ है वहां पे। पर इन सब के बीच आप इंडस्ट्री के लिए क्या कर रहे हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री जिससे आप जुड़े हैं, जिसने आपको विनय बिहारी बनाया, जहां आपने हजारों गाने लिखे, उस इंडस्ट्री के बारे में, उस इंडस्ट्री के लिए आप क्या कर रहे हैं ये बताइए। ये 4 नाम मुझे तत्कालिक दिखते हैं जो हमारी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, और इन सब को अपने अपने क्षेत्र में कला के बारे में सोचना होगा, क्योंकि आपकी पहचान उस कला से ही है। अगर आप उस कला के क्षेत्र में जुड़े हुए बातों को अगर आप सवाल के रूप में खड़ा नहीं करेंगे तो आप राजनीति में मेरी नजर में फेल्योर कहे जाएंगे। और अंत में, चूंकि मैं बिहार में था और अभी भी हूं, तो मैं ये देख रहा हूं यहाँ की राजनीतिक। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कुछ घंटे पहले ही कह सकते हैं कि मोकामा में एक हत्या हुई है। कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं। दुलार चंद यादव जी की हत्या। दुलार चंद यादव कौन है? साफ सुथरी छवि वाला कोई व्यक्ति नहीं। बहुत सारे वायरल वीडियो दिखेंगे आपको, फोटो दिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि उनकी छवि कैसी है। मारने वाला कौन, बचाने वाला कौन, सबकी छवि आपको पता है। चाहे वो अनंत सिंह हो, चाहे वो
सूरजभान सिंह हो उस क्षेत्र में खड़े, चाहे अभी जो अब जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जिनकी हत्या हो गई, वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? प्रशांत किशोर जी की पार्टी को। जो प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैं स्वच्छ पार्टी लेकर के आया हूं, साफ सुथरी पार्टी लेके आया हूं। इस हमाम में सब नंगे हैं। बिहार की राजनीति के हमाम में सारी पार्टियां नंगी हैं और स्थिति यह है कि हर पार्टी हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ पैसे, जाति और उससे भी ज्यादा कहें तो अपने बाहुबल का प्रयोग कर रही है। किसी को भी विकास से कोई मतलब नहीं है। सबको अपने उस विकासवा से मतलब है जो उसको वोट देगा, और वो किस जाति का है। आपके क्षेत्र के विकास के बारे में अगर आपको बात करनी है, मैं फिर एक बार सारे प्रत्याशियों के तरफ से ये कह रहा हूं कि जब आप लोग जाएं तो एक लेकर के जाएं कि आप अपने क्षेत्र, अपने पंचायत, जिस पंचायत में जाते हैं वहां क्या करेंगे। और जितने भी मतदाता हैं पूरे बिहार के, सच में अगर आप बिहार को बदलना चाहते हैं तो आप ये पूछें अपने प्रत्याशी से जब वो आपके दरवाजे पे आता है कि छोड़िए आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो, छोड़िए आप पूरे विधानसभा में क्या करेंगे, सिर्फ बताइए मेरे पंचायत में, मेरे गांव में क्या बदलाव करेंगे। ऐसा क्या करेंगे आप, वो 10 पॉइंट मुझे बता दीजिए मेरे पंचायत के लिए। अगर सच में आप प्रत्याशी हैं, सच में आप चुनाव होकर एक अच्छा विधायक बनना चाहते हैं हमारे क्षेत्र का, तो मेरे पंचायत के वो 10 काम बता दीजिए जो आप करने वाले हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितना मजबूती से आपके क्षेत्र का विकास चाहता है। तत्काल आज के लिए इतना ही। बहुत लंबी बातचीत हो गई। तो बिहार की राजनीति गरमा रही है, गरमाई हुई है, चरम पर है, और इसी तरीके के कुछ वीडियोस, कुछ बातें मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। नमस्कार।